पिछले लेक्चर में आपको राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया में हमने बताया था कि जो है कांग्रेस के प्रथम चरण या उदारवादी काल और कांग्रेस का द्वितीय चरण उग्रवादी काल के दौरान आप पढ़े थे। उस कहानी में कैसे अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट लाया और उसके विरोध के परिणाम स्वरूप कैसा उन्होंने दमनकारी चक्र चलाया, इस घटना का जिक्र हम जलियांवाला बाग हत्याकांड तक आपसे कर चुके थे। अब कांग्रेस के जीवन का तीसरा चरण, जिसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, गांधी युग के नाम से वैसे ही नहीं जाना जाता। किसी भी इतिहास में कालखंड का अगर नाम रखा जाता है तो उस कालखंड का नाम कुछ विशेषता के कारण रखा जाता है। 1920 से लेकर 1947 के बीच गांधी युग के नाम से जाना गया कांग्रेस का जीवन काल। क्यों जाना गया? क्योंकि इस कालखंड में गांधी जी ने कांग्रेस में अपनी सक्रिय योगदान से इतना अधिक प्रभावित किया कि उनके आंदोलन जो चलाए गए गांधी जी द्वारा वो प्रमुख रहे और इसीलिए उस युग का नामकरण ही गांधी युग कर दिया गया। वैसे आपको विदित होगा कि अफ्रीका में गांधी जी भारतीयों के जो अगर कहा जाए वीरता की झलक दिखा चुके थे। आपको यह भी विदित होगा कि 1915 में गांधी जी भारत वापस आए अपनी पढ़ाई के पूरी करने के बाद। 1915 में जब गांधी जी वापस आए तो भारत में परिस्थितियां राजनीतिक रूप से बड़ी उथल पुथल थी। उसी समय बिहार के चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध किसानों का आंदोलन चल रहा था। उस किसान आंदोलन जिसे आप चंपारण आंदोलन कहते हो, चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने 1916 में भाग लिया। 1916 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों का समर्थन किया आंदोलन का। 1918 में मजदूरों का जो चल रहा था अहमदाबाद में आंदोलन, उसका समर्थन किया। यानी ये कहा जाए, जिसे आप सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इस तरह से गांधी जी की भूमिका भारत आते ही प्रारंभ हो गई। लेकिन 1920 में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, उसकी भूमिका बड़ी व्यापक है और उसकी पृष्ठभूमि समझनी होगी। क्योंकि गांधी जी ने इन बीते हुए वर्षों में यह अनुभव कर लिया कि भारत में यदि कोई आंदोलन को सफल बनाना है तो सबका सहयोग होना अनिवार्य है। चाहे वो सांप्रदायिक रूप से हो, जातिगत रूप से हो, व्यवसायिक रूप से हो। जो ये भारत में भिन्नताएं हैं, इन भिन्नताओं को एकजुट सहयोग दे पाना होगा, तभी कोई आंदोलन सफल होगा। वैसे सांप्रदायिक रूप से भारत में उस समय बड़ी दूरियां थी। हिंदू मुसलमान संप्रदायों में बहुत खाई थी। इसलिए गांधी जी ये चाहते थे कि जब तक ये दोनों संप्रदाय किसी भी भारत के आंदोलन को अगर अपना समर्थन तन मन धन से नहीं देंगे तो वह आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले गांधी जी का ध्यान मुसलमानों की तरफ गया कि मुसलमान अगर हम कोई आंदोलन शुरू करते हैं तो उसका समर्थन करें। अब आप असहयोग आंदोलन में
जरा ध्यान दें कि मुसलमानों का समर्थन कैसे गांधी जी ने प्राप्त किया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि तुर्की के शासक के पराजय के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी विजेता राष्ट्रों में खड़ा था। फ्रांस, ब्रिटेन, विशेष रूप से ये दो मुख्य राष्ट्र थे, उसके साथ रूस भी था, अमेरिका भी था। अब लोगों को या कहा जाए कि भारत के मुसलमानों को यह भय बन गया था कि तुर्की के शासक के साथ कठोर संधि की शर्तें लाई जाएंगी। इसलिए भारत के मुसलमान ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाना चाहते थे कि तुर्की के साथ उदारता बरती जाए। इस बात को ध्यान गांधी जी भी समझ गए कि इस आंदोलन अगर शुरू किया जाए तो मुसलमानों का साथ भरपूर इस मुद्दे पर मिल सकता है, और इसीलिए गांधी जी ने उस समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत, क्योंकि आपको मालूम होगा कि सितंबर 1920 कोलकाता कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सितंबर 1920 में। उसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की नींव रखी गई और उसी आंदोलन में यह प्रस्ताव भी हुआ कि हर भारत के विभिन्न क्षेत्र, चाहे वो सांप्रदायिक रूप से अलग हो, चाहे व्यवसायिक रूप से अलग हो या जातिगत रूप से अलग हो, सबका समर्थन मिले, ऐसे ही आंदोलन की जरूरत है और व्यापक आंदोलन की जरूरत है, जिससे हम अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उन नीतियों को विफल कर सकें, सरकार का प्रशासनिक संचालन विफल कर सकें। गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन की शुरुआत संपूर्ण भारत में फैलाई और इस असहयोग आंदोलन, क्योंकि कोलकाता का ये विशेष अधिवेशन कहा जाता है कांग्रेस का, और उसके बाद जो नियमित अधिवेशन चलता था वो दिसंबर 1920 में ही नागपुर में हुआ। और इस आंदोलन में जो मुख्य बातें रखी गई कि किस प्रकार से सरकार का विरोध करना है, उस पर विचार किया जाए। जैसा इसका नाम रखा गया असहयोग आंदोलन, यानी शब्द से ही प्रतीत हो जाता है कि सरकार का सहयोग न करना। हाँ, सरकार का असहयोग करना, या इसका दूसरे मामले में हम कह सकते हैं कि जो है सरकार के कार्यों का बाधा उत्पन्न करना या सरकार के कार्यों की सहायता न करना, इसका यही अर्थ निकला। इसके कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका विरोध करना था। पहला, सरकार द्वारा अगर किसी प्रकार की किसी को कोई उपाधि दी जाए तो वह उपाधि न स्वीकार करे। दूसरा पॉइंट, यदि किसी ने उपाधि स्वीकार की हुई है पहले से तो उसका परित्याग करे, उसे छोड़े। तीसरा पॉइंट, कोई भी सरकार का वकील न बनना चाहे, यानी सरकार की तरफ से कोई वकालत नहीं करेगा। चौथा पॉइंट, सरकारी विद्यालयों का परित्याग किया जाएगा, यानी सरकारी विद्यालय में हम नहीं पढ़ेंगे, खुद अपने स्कूल खोलेंगे और खुद पढ़ेंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, जिससे सरकार की आर्थिक
आर्थिक क्षेत्र कमजोर हो सरकार का, यानी हम स्वदेशी वस्तुओं का अपनाएंगे। अगली बात, मदिरा पान की दुकानों का बहिष्कार करना, चाहे आज वर्तमान हो या बीते हुए समय गुजर गए हों, उन दोनों में भी देंगे। तो ये आप देखते हैं तो लिखा रहता है, किसी भी आप शराब की बोतल ले लीजिए, सिगरेट का पैकेट ले लीजिए, लिखा रहता है धूम्रपान या मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी सरकार इसे बंद क्यों नहीं करती? एक प्रश्न खड़ा होता है कि सरकार इसे बंद कर, क्योंकि राजस्व का इकट्ठा या आर्थिक मजबूती सरकार को इससे बहुत ज्यादा मिलती है। आज भी नहीं, पहले भी मिलती रही है, इसलिए सरकार इसको जारी रखती है। तो मदिरा पान की दुकानों का बहिष्कार करने का मतलब क्या था कि सरकार के आर्थिक पहलू को कमजोर करना। यही नहीं, हम किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र का बहिष्कार करेंगे, यानी सरकारी चीजों का बहिष्कार करेंगे। इस पर कार्य शुरू हुआ, तमाम लोगों ने अपनी उपाधियां छोड़ी, वकीलों ने सरकारी वकालत करना छोड़ दिया, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना छोड़ दिए, कितनी महिलाओं ने जो है मदिरा पान की दुकानों पर आंदोलन किया। लोगों ने जो है विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई, लोगों ने खादी पहनना शुरू किया। लेकिन क्या ये आंदोलन बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ता गया या इसमें कुछ धीमापन भी आया? तो ये सामान्यतः तो जब हम जूनियर कक्षा में पढ़ते हैं तो ये पढ़ लेते हैं कि ये आंदोलन चल रहा था और चौरी चौरा कांड के कारण जो है स्थगित हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन इसमें शिथिलता आना भी शुरू हो गया। उसके कारण है क्योंकि सरकार के सभी उपक्रमों का अगर हम विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन प्रभावित होगा किसी भी मानव का। उदाहरण के लिए हम एक आप उदाहरण समझा दें, आप जैसे समझ सकते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। जैसे हम कपड़े को ही ले लें, उस समय जो मिलों से कपड़ा बनता था वो सस्ता होता था और खादी का कपड़ा महंगा होता था, इसलिए खादी हर वर्ग के लिए, गरीब या निम्न वर्ग के लिए पहनना इतना आसान नहीं था। इसलिए वो कुछ दिन तो चल सका, लेकिन जब उसकी आर्थिक स्थिति डमाडोल होने लगी तो वह पुनः मिलों के कपड़ों पर वापस आ गया। धूम्रपान का ले लीजिए, जिनकी आदतें हैं 10 दिन तो नियंत्रित कर सका, लेकिन 11वें दिन नियंत्रित नहीं कर सका, वापस चला गया। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि असहयोग आंदोलन समाप्त, लेकिन शिथिलता इसमें आने लगी। ये कारण रहे क्योंकि उस समय तकनीकी विकास या इतनी हमारे पास क्षमताएं नहीं थी कि बगैर सरकार के हम नए नए तकनीकों या शिक्षण संस्थानों में अपना प्रवेश कर पाए। इसलिए जो लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी उनके लिए भी जरूरी था कि सरकार के शिक्षण संस्थानों में जाएं। तमाम ऐसी दिक्कतें आई जिसमें जो है, लेकिन मैंने इसी के साथ एक प्रश्न और किया आपसे कि सभी क्षेत्रों में जो है सहयोग की आवश्यकता थी, तभी ये असहयोग आंदोलन आगे बढ़ सकता था। इसका नमूना भी मिला। अब देहातों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने विरोध अपने तरीके से किया। जैसे जो मालगुजारी थी, मालगुजारी देने से इनकार किया। यही नहीं, जो आदिवासी चाहते थे अपनी पुरानी जीवन शैली को प्राप्त करना, उन्होंने उस रूप में उसका विरोध किया। बागानों में मजदूरों ने भी विरोध किया, क्योंकि बागानों में जो स्थिति हुआ करती थी उसमें यह था कि आप एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। बगैर शासक के अनुमति के न तो आप बाहर जा सकते थे, न आ सकते, बिना अनुमति लेकर ही जाना आना होता, एक तरह से बंधुआ मजदूर।
लेकिन उन्होंने यह समझा कि इस आंदोलन के द्वारा हमें मुक्ति मिल रही है और उन्होंने विरोध करके बागानों से बाहर निकलना शुरू किया। तो ऐसी एक उदाहरण मैंने बताया कि हर क्षेत्र में इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा, कम अधिक हो सकता है, लेकिन हर क्षेत्र में, चाहे आदिवासी रहे हों, चाहे वो बागान मालिक रहे, बागान श्रमिक रहे हों, चाहे वो किसान रहे हों, हर क्षेत्रों में इसका असर पड़ा। लेकिन गांधी जी के जीवन काल में दो तीन बातें बड़ी अहम रखती हैं। जैसे आप सत्याग्रह आंदोलन का हमने अहमदाबाद से जिक्र किया था, अहमदाबाद आंदोलन ने, तो सत्याग्रह माने सत्य से आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना, उनका एक मूल मंत्र था। चाहे कितना हो भी परेशानी हो, सत्य के मार्ग से हम नहीं हटेंगे। इसी तरह से अहिंसा भी उनका एक मूल मंत्र हुआ करता था कि जीवों पर दया होना चाहिए, चाहे वो हमारे लिए कष्टदायी क्यों न हो, फिर भी हम जीवों पर दया करें। लेकिन जब आप बड़े क्लासों में जाएंगे, उस शिक्षा में जाएंगे, तो आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि गांधी जी अराजकतावादी थे, और सिद्ध करना पड़ता है। अब उस पॉइंट में जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, थोड़ा सा तो पॉइंट आपके पाठ्यक्रम में ही मिल जाएगा। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तब गांधी जी हिंसात्मक कार्य का विरोध करके क्यों नहीं भारत छोड़ो आंदोलन वापस कर लिए, क्योंकि उसमें भी बहुत से हिंसात्मक रूप से तोड़ फोड़ तमाम कार्य हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत छोड़ो आंदोलन चलता रहा। यही नहीं, गांधी जी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, यह भी उनका आलोचना का एक कारण बनता है। चलिए उन बातों को छोड़ा जाए, अब आगे बढ़ा जाए कि आखिर ये असहयोग आंदोलन कैसे रुका, कैसे इस पर विराम लग गया। आपको एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922, जिसको कहा जाता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, ये आंदोलन को हर क्षेत्र में लोग अपने अपने तरीके से अपना रहे थे। मैंने भी उदाहरण बागानों का दिया, किसानों का दिया, छात्रों का दिया, स्कूल, सब लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन को। इसी तरह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान था चौरी चौरा, वहां के लोगों ने भी आंदोलन को अपने हिसाब से चलाया। उन लोगों ने इसका विरोध करने के लिए थाने का ही घेराव कर दिया, चौरी चौरा थाने का ही, और घेराव ही नहीं किया, उस थाने में आग लगा दी, जिसमें 13 सिपाही जिंदा जल गए। अब इस घटना के बाद गांधी जी को बहुत ही शाक लगा, या कहा जाए कि आघात पहुंचा। उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था कि असहयोग आंदोलन में शिथिलता आ रही थी, और जब अगुवा ही न रहे, किसी कार्यक्रम का नेता ही अगर शिथिल हो जाए, तो फिर पीछे वाले तो अपने आप हट जाते हैं, और इस तरह से यह आंदोलन बिल्कुल शिथिल हो गया। और जब शिथिल हो गया तो सरकार को मौका मिल गया, और सरकार ने इस मौके का फायदा उठाते हुए 10 मार्च 1920 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा सुना दी। यह रहा असहयोग आंदोलन के बारे में। अब अगली बात, इसी कड़ी में हम थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि मुख्य रूप से आपको 2 आंदोलन पढ़ने हैं पाठ्यक्रम में। एक था असहयोग और दूसरा है सविनय। लेकिन पाठ्यक्रम जब भी हाई स्कूल में पढ़ना होता है तो ये नहीं है कि केवल आपको सिलेक्टेड पढ़ना है। परीक्षक उस दौरान घटित छोटी मोटी घटनाओं का भी जिक्र करके परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। इसलिए उस दौरान घटित जितनी छोटी मोटी घटनाओं का हो सकता है, हम लोग प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि आप जान लें। 1923 में भी एक घटना घटी, क्योंकि कांग्रेस
लोगों में विचारधारा में, क्योंकि कुछ लोग गांधी जी के विचारधारा से असहमत थे, जिसमें देशबंधु चित्तरंजन दास का नाम सर्व प्रमुख रूप से लिया जाता है। उसके साथ मोतीलाल नेहरू भी थे। इन लोगों का मत था प्रारंभ से ही कि अब बहुत हुआ, अब हमें सीधे सीधे स्वतंत्रता स्वराज की मांग करनी चाहिए, इसे कम कुछ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी तमाम लोगों की विचारधाराएं थी अलग अलग अपने विचार, इसलिए असंतुष्ट होकर कांग्रेस से इन लोगों ने स्वराज दल की स्थापना कर दी। स्वराज दल स्थापित हुआ 1923 में, लेकिन यहां भी वही परिणाम निकला, क्योंकि 1925 में इसके अगुवा देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। इसलिए स्वराज दल बहुत अहम भूमिका नहीं अदा कर पाता और न ही बहुत इसकी चर्चा हो पाती है। फिर जो है स्वराज दल का विघटन कांग्रेस में हो जाता है, तो इसलिए इसकी बहुत जिक्र नहीं होता। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी घटना आती है वो आता है 1927 में, जो इंग्लैंड में लंदन में साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में, क्योंकि भारत की जो भी परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों में नियम बनाने के लिए, या आप अपनी भाषा में कह सकते हैं संविधान बनाने के लिए, एक कमीशन का गठन किया गया कि यह कमीशन जाएगा भारत और भारत की परिस्थितियों का अवलोकन करेगा और उसके आधार पर भारत के लिए नया नियम जारी किया जाएगा, बनाया जाएगा। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसलिए इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी, इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया साइमन कमीशन। इस कमीशन की एक विशेषता थी कि इसमें कोई भी भारतीय नागरिक सम्मिलित नहीं था, सभी ब्रिटिश नागरिक थे। इसीलिए 1928 में जब ये कमीशन भारत आया तो भारत में इस कमीशन का घोर विरोध हुआ। और आप ये जान लें कि इस कमीशन का विरोध भारत के हर क्षेत्र से हुआ, हर संप्रदाय से हुआ। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुस्लिम लीग ने भी, जो कांग्रेस के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाली एक तरह से समझी जाती है, उसने भी साइमन कमीशन का विरोध में सम्मिलित अपना योगदान दिया। साइमन कमीशन के विरोध में तमाम जगह जहां जहां सर जॉन साइमन गए, साइमन वापस जाओ के नारे लगे, काले झंडे से स्वागत किया गया, तमाम विरोध के तरीके अपनाए गए। इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने अपना भरपूर दमन चक्र भी चलाया और इसी दमन चक्र में पुलिस की लाठियों से घायल होकर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है इसी साइमन कमीशन के विरोध में, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि गरम दल के एक प्रमुख नेता थे। और साइमन कमीशन एक तरह से कहा जाए अपनी योजना में असफल होकर वापस चला जाता है, असफल हो जाता है। इस समय इस घटना से जो भारत मंत्री था ब्रिटेन में, वो बहुत ही क्रोधित कह लिया जाए होता है और वो जानता है कि भारत के लोगों में एकता नहीं है, तमाम धार्मिक रूप से, जातिगत रूप से, तमाम अन्य कारकों के रूप में भारत विभक्त है, इसलिए भारत के लोग एक मत हो ही नहीं सकते। इसलिए उसने एक चुनौती दी कि भारत के लोग अगर साइमन कमीशन का विरोध करते हैं तो अपने नियम के लिए खुद बनाकर एक प्रस्ताव भेजें, अब इसमें सबकी सहमति हो। यह एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि भारत की जो परिस्थितियां हैं
उन परिस्थितियों में वास्तव में यह संभव नहीं था कि एक राय बनाकर और दिया जाए, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने प्रयास किया और 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, दिया गया बनाकर, जिसमें मुख्य बातें थी कि भाई प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों का जो विधानसभा में है वो दायरा बढ़ाया जाए, लोगों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का छूट मिले। यही नहीं, भारत में जो निर्वाचन का आधार संप्रदाय बनाया गया उसको हटाया जाए, संप्रदाय न हो, तमाम ऐसी बातें थी। लेकिन यहां मूल बात यह है कि इस रिपोर्ट को मानने से भारत मंत्री ने अस्वीकार कर दिया। सरकार ने कोई भी इस रिपोर्ट की एक भी सिफारिश स्वीकार नहीं की, क्योंकि लगा सरकार को कि अगर हम इस पर ध्यान देते हैं या इस पर, तो हमारे लिए चुनौती आगे खड़ी हो सकती है। इसलिए सरकार ने यह रिपोर्ट अस्वीकार कर दी और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस का जो इसके अगला अधिवेशन होता है उसमें बहुत बड़ा निर्णय लिया जाता है, और वो अधिवेशन है 1919 का लाहौर अधिवेशन, जो बड़े ही राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस अधिवेशन को निश्चित रूप से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में भी अनेकों बार पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। तो इसकी महत्ता आप समझ लीजिए। वैसे अगर महत्वपूर्ण न होता है घटना तो इतने प्रश्न पूछे भी नहीं जाते, क्योंकि यही अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज के लिए जाना जाता है, पूर्ण स्वराज्य की मांग पहली बार कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में रखा। यानी अब हमें स्वतंत्रता के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, इसका अगर अर्थ निकाला जाए तो ये पहली बार, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू सक्रिय राजनीति में आ चुके थे। 1929 का जब लाहौर अधिवेशन हुआ तो ये अधिवेशन दिसंबर में शुरू हुआ, दिसंबर के लास्ट में सप्ताह में, और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग तो रखी ही, और ये भी प्रस्ताव रखा कि आगामी 26 जनवरी से हम पूरे देश में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसी के परिणाम स्वरूप इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की, क्योंकि जब यह अधिवेशन समाप्त हुआ तो 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर सबसे पहले भारतीय झंडे का फहराना शुरू किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मैं यहां तिरंगा नहीं कह रहा हूं, झंडा कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, उसका भी मतलब है, क्योंकि भारतीय झंडे के स्वरूप में कई बार परिवर्तन हुआ है, और इसलिए मैं अभी झंडा शब्द का ही आपको उद्बोधन दे रहा हूं, क्योंकि अभी इसके वह खैर पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन आप जानें कि भारतीय झंडे का संविधान सभा द्वारा प्रस्तावित करने के बाद ये फाइनल रूप आया था। कई बार संशोधन हुए उसमें, तो इसलिए मैंने उसको झंडा कहा। और उसके बाद 26 जनवरी 1930 से 1947 तक भारतीय आंदोलन का यह प्रतीक बन गया 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारतवासी काल्पनिक ही सही लेकिन स्वाधीनता दिवस के रूप में उसको मनाने लगे। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिल गई, इसलिए हम अब 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं और अपना संविधान 26 जनवरी को लागू करके इस तिथि को महत्ता बरकरार रख रहे हैं कि 26 जनवरी जो
कांग्रेस ने रखा था स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने के लिए, उसकी इतिहास में महत्ता बना रहे देश में। इसलिए हमारा संविधान जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, उसको 2 महीने बाद लागू करके भारत को गणतंत्र घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को, कि इस तिथि की महत्ता बनी रहे। और इसीलिए हम जो है अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच घटित कुछ घटनाएं थी जिसका मैंने वर्णन किया। अब इसके बाद अगला जो गांधी जी की आंदोलन की चर्चा होगी प्रमुख रूप से, वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। लेकिन उसके लिए अगला लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।